सो हेलो एवरीवन, आज हम सैलरी का मीनिंग समझने वाले हैं। वैसे तो इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं तो सर इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको सैलरी का मीनिंग सिर्फ ऐसे नहीं बोला कि भाई सैलरी मेरे को महीने की मिल रही है एंड दिस इज़ ओनली सैलरी। नो, सैलरी का मतलब सर बहुत ब्रॉडर है। लेकिन हम लोग सैलरी परक्विजिट्स की हम बात करें, जैसे आपको भाई खान में रहने के लिए आपको घर दे दिया, कार दे दी, ये सारे के सारे परक्विजिट अंदर होते हैं। और प्रॉफिट इन ड्यू सैलरी होता है, मान लीजिए आपको कोई प्रोविडेंट फंड में दे दिया, ये चीज़ दे दिया, वो चीज़, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी दूसरे वाले पॉइंट में बात करेंगे। लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ पे सैलरी की बात करने वाले, ठीक है। सेक्शन 17 हमारा ध्यान रखना है आपको। सेक्शन 17 के अंदर सैलरी के बारे में बताया गया है प्रॉपरली। सेक्शन 7 का 1 के अंदर, ओके। तो सैलरी सेक्शन 17(1) के अंदर बताया गया, परक्विजिट 17(2) के अंदर बताया है, और प्रॉपर्टी इन लिeu सैलरी ये सेक्शन 17 के पार्ट 3 में बताया गया। बट बिफोर दैट, दिस इज मोहिंदर एंड आज मैं आपके लिए जो है सैलरी का रिलेटेड कुछ चीज़ें लेके आया हूँ। बट इसके अलावा भी मैं आपको ये एग्ज़ाम के रिलेटेड जो है पूरे के पूरे पॉइंट्स जो है वो क्लियर कर रहा हूँ। क्योंकि आप अगर सोचोगे कि भाई आपने बीकॉम कर लिया है या फिर आपने 12th कर लिया है, उसमें जो है शॉर्टकट में चीज़ें चल जाएंगी, तो शॉर्टकट में इसमें नहीं चलता है। आपको उसके डीप में जाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। आपको उस चीज़ को डीपली जाना पड़ेगा, और जब तक आप डीपली नहीं जाएंगे आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप लोगों के लिए हमेशा नई नई वीडियो आती रहेगी, और अभी तो ये शुरुआत है और धीरे धीरे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान करके रखी हैं, और आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। First of all, we would like to discuss about the meaning of salary. The meaning of the term salary for the purpose of income tax is much wider than. इसको ध्यान रखो, much wider than। जैसे हम लोग बोलते हैं सैलरी, भाई सैलरी मान लीजिए मेरी 20,000 रुपये सैलरी पर मंथ है, क्या हम इसको सैलरी बोलते हैं? बट इनकम टैक्स की लैंग्वेज में इसको सिर्फ सैलरी नहीं बोलते हैं, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट ऐड होते हैं। हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे, उसकी वाइडर देन व्हाट इज नॉर्मली अंडरस्टूड, जो भी समझा जाता है, जो जनरल लैंग्वेज में समझा जाता है, इससे काफ़ी बड़ा है। द टर्म सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स अंडर 1961 इनकम टैक्स का जो एक्ट 1961 के अंदर बिल इंक्लूड बोथ मॉनेटरी पेमेंट्स, मॉनेटरी मतलब जो पैसे में आपको बेनिफिट मिल रहा है, और जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, दोनों ही। बेसिक सैलरी के अंदर आपको पता है बेसिक सैलरी होती है, उसके बाद बोनस मिलता है आपको। मान लीजिए भी आपको दिवाली पे मिल गया भाई 50,000 मिल गया बोनस, कंपनी ने बोला 50,000 रुपये दे दो एम्प्लॉय का, ये भी सारा टैक्स में टैक्स पर्पज के लिए इंक्लूड होता है। सैलरी, बोनस, कमीशन, कोई भी आपको कमीशन मिलता है इसको भी सैलरी मानेंगे। अलाउंसेस मिलते हैं उसको भी आप जो है सैलरी मानेंगे। एज वेल एज नॉन मॉनेटरी फैसिलिटी आदि, हाउसिंग अकोमोडेशन मिल गया, जिससे मैंने आपको बताया मेडिकल फैसिलिटी में इंटरेस्ट फ्री लोन मिल गया। भाई साहब इसको सबको सीए इंटरमीडिएट के अंदर आपको ये सारी चीजें टैक्सेशन का पेपर 4 है, उसमें आपको मीनिंग ऑफ सैलरी सारा मिल जाएगा, और स्टडी मटेरियल आप देखेंगे तो सारी चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब है सर कि सैलरी मीनिंग इज मच वाइडर देन विच नॉर्मली बी अंडरस्टूड। भाई जो हम लोग समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा मतलब दूर है इसका। मान लीजिए भाई आपको बेसिक सैलरी मिली है, कमीशन मिला, बोनस मिला, अलाउंसेस मिला, और आपको हाउस रेंट मिला, ये सारे को मिला के इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैलरी। इसको सारा का सैलरी। भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत क्लेवर है, जहाँ से आपकी सोच जो है शुरू होती है, वहाँ जहाँ से वो सोचना स्टार्ट करते हैं, ये एक्चुअल मीनिंग है। कभी कभी तो हम शॉक्ड हो जाते हैं कि सर ये किस तरीके से बनाया गया है, बट ये बनाया गया भाई पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे भी, मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं हमारे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेक्शन 17(1) क्या बोलता है? डीम द टर्म सैलरी इट इज इंक्लूसिव ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंक्लूड मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी। सैलरी के अंदर चाहे वो आपको पैसा जो है कैश में मिल रहा है या नॉन कैश में मिल रहा है, वो फैसिलिटी भी अगर आपको मिल रही है तो उसको भी हम लोग
सैलरी मानेंगे और उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा सर गवर्नमेंट को, ये सारा का सारा कहना है इसके रिलेटेड, ठीक है। सैलरी, लिसन 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 माय डियर, सैलरी, सैलरी अंडर सेक्शन 17(1) के अंदर बेसिस, बेसिस और सैलरी सेम होती है, लेकिन बेसिस जनरली क्या होता है, बेसिस जो है वो फैक्ट्रीज में, फैक्ट्री में जो लेबर को मिलती है उसको हम लोग वेज बोलते हैं, लेकिन उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, सैलरी ही इंक्लूड होगा। एनी एन्युटी, कोई भी आपको पेंशन मिल रही है भाई साहब, आपको उसको सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा, ध्यान रखना है। कोई भी ईयरली पैसा मिल रहा है आपको, पेंशन उसको मिल रहा है, आपको सैलरी मान लिया जाए, ग्रेच्युटी का पैसा मिल जाए, ये कुछ हद तक जो है एग्जम्प्ट होता है, बाकी सारा टैक्सेबल होता है। कमीशन, फीस, कोई भी फीस आप ले रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, सैलरी कहा जाएगा। कमीशन पर गुड्स, मैंने आपको बोला, पर प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सेल इन एडिशन टू द सैलरी एंड वेजेस, इसके अलावा सैलरी और वेजेस के अलावा अगर आपको चीजें ये मिलती हैं तो भी इसको सैलरी मान लिया जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अगर हम चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे, ओके, आ गए हम लोग इसके पॉइंट पे। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है महाराज, आपको बोल रहा है कि एनी एडवांस सैलरी, भाई साहब, इफ यू आर गेटिंग एनी एडवांस सैलरी, मान लीजिए आप जो है मार्च में है, 2022 में है, आपने क्या किया भाई साहब, मालिक को बोला भाई साहब मेरे को ना यार घर में मेरी बहन की शादी है, आप मुझे 2 महीने की सैलरी दे दो। ठीक है भाई, ले ले। आपने 20,000 सैलरी के साथ आपको 40,000 रुपये मिल जाता है, तो भाई साहब जब भी आपको पैसा एडवांस में ले लिया तो वो ये टैक्सेबल हो जाएगा उसी साल में। वो वेट नहीं करेगा कि आपका ड्यू होने वाला है, मैं अप्रैल या मई इसमें वेट करूंगा। जब ये आपको, तो आपको 14 मंथ्स का सैलरी जो है टैक्सेबल होगा, मतलब ईयर में मार्च तक तो आपका 12 मंथ हो गए और अप्रैल मई का भी आपका, तो कुल मिला के 14 मंथ का आपको टैक्स देना पड़ेगा। एनी पेमेंट रिसीव्ड रिस्पेक्ट पीरियड लीव, भाई साहब आपको अगर छुट्टियों का पैसा भी आपको, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो बनाया है जिसमें ये बोला गया है कि लीव एनकैशमेंट अगर मिलता है आपको, लीव एनकैशमेंट का मतलब ये है कि अगर आपको जो कंपनी में छुट्टियां मिलती हैं अगर वो आप यूटिलाइज नहीं करते हो, तो जब आप रिटायर होते हैं तो उसकी बेस में आपको ये पैसा मिल जाता है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सैलरी वाइज। देखिए कितना बड़ा सैलरी का मीनिंग, आप ये कह रहे थे कि सैलरी एक नॉर्मल वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है, सैलरी का मीनिंग बहुत बड़ा है। इसीलिए मुझे ये समझाने की जरूरत पड़ती है आपको, आप लोगों को, कि सैलरी के लिए आपको इसको समझना जरूरी है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड की अगर बात करते हैं, द पोर्शन ऑफ द एनुअल एक्रीशंस ऑफ एनी प्रीवियस इज टू बी बैलेंस विद द करेंट। अगर एम्प्लॉय के द्वारा कोई भी आपका पीएफ में पैसा डाल दिया जाता है इन एक्सेस ऑफ 12%, बेसिक सैलरी का अगर 12% से आपका पीएफ में पैसा डाल दिया जाता है, वो क्या होगा, टैक्सेबल, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैलरी। ये मतलब है ट्रांसफर रिकॉग्नाइज्ड टू एक्सटेंट ऑफ इट इज टैक्सेबल। 12% से, जैसे मैंने आपको 12% से एक्सेस होता है तो आपको इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, सैलरी। उसके बाद आपका एम्प्लॉयर क्या करता है, उसके बाद आपका एम्प्लॉयर करता है कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनी अदर एम्प्लॉयर प्रीवियसली टू द इकोनॉमी। भाई साहब ऐसा है, अगर आपका एम्प्लॉयर ये बोलता है कि भाई साहब मैं आपको 1 लाख रुपया आपके एनपीएस में डाल देता हूँ, नेशनल पेंशन स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो माय डियर सर ये भी आपको जो है टैक्सेबल होने वाला है। ये 1 लाख रुपया जो है ये भी आपको टैक्सेबल होने वाला है, ठीक है, अंडर ए पेंशन स्कीम इन सेक्शन 80। और इसको क्या मान लिएगा, सैलरी मान लिया जाएगा। गवर्नमेंट कुछ नहीं छोड़ने वाली, आपको टैक्स जो है देना है। पर्पस क्या होता है गवर्नमेंट का, सीधी बात आप समझो, पर्पस क्या होता है, जब भी आप एग्जाम में लिखते हैं तो आप ये ध्यान रखना कि भाई साहब क्या वाकई में इसकी एग्जाम्पशन मिलनी चाहिए। पर्पस ऑफ गवर्नमेंट का कलेक्शन ऑफ टैक्स, कलेक्शन ऑफ टैक्स, मैक्सिमम कलेक्शन।
और इससे क्या होगा, आपकी जो हेल्थ की, एजुकेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये सारी की सारी इंडिया गवर्नमेंट के अंदर जो है इसकी इस पैसे का यूटिलाइज किया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग अनसेसरी हैं अभी। तो आई होप कि आप लोगों ने चीज़ों को समझ लिया है, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, और मैं इसका रिप्लाई करने के लिए हमेशा रेडी रहूँगा। सो थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडी, डू हार्ड वर्क एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच।